एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके एजुकेशन एकेडमी। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे अपने अपने घरों में। मैं देव कुमार अपने तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डीके एजुकेशन एकेडमी में। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी, क्लास 10th मैथमेटिक्स। तो भैया नया चैप्टर है बिल्कुल, और बहुत ही इजी चैप्टर है, जैसा कि आप जानते भी हैं, ऑलरेडी आपने 9th क्लास में भी पढ़ रखा है। तो बहुत प्यारा चैप्टर है, बिल्कुल स्कोरिंग है ना। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान देते हैं तो गलती होने के बिल्कुल भी चांसेस नहीं है। लेकिन देखिए यहाँ पे है ना, एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पे ये चैप्टर बहुत इजी है, नो डाउट। लेकिन अगर हल्की सी भी आपने मिस्टेक कर दी तो फिर आपका आंसर नहीं आएगा और आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, है ना। क्योंकि यहाँ पे बेसिकली आंसर के ही मार्क्स है, यहाँ पे आप कुछ और नहीं, आंसर ही फाइंड करते हो डायरेक्टली, है ना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने हल्की सी भी कोई मिस्टेक कर दी यहाँ पे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आपको है ना यहाँ पे चीजों की नॉलेज होनी चाहिए, है ना। चीजों की नॉलेज होनी चाहिए और तभी आप अपने क्वेश्चंस को अच्छे से कर पाओगे। अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की। तो सबसे पहले बात करते हैं अबाउट द नेम ऑफ चैप्टर, दैट इज प्रोबेबिलिटी। तो बच्चों, प्रोबेबिलिटी किसे कहते हैं? तो आई एम श्योर कि आप सभी बच्चे ये जानते होंगे कि प्रोबेबिलिटी किसे कहते हैं। तो प्रोबेबिलिटी बेटा बेसिकली कुछ और नहीं, संभावना व्यक्त करना, किसी भी चीज की होने ना होने की संभावना व्यक्त करना प्रोबेबिलिटी कहलाता है। यानी कि हम कुछ गैस करते हैं तो एक तरीके की वो प्रोबेबिलिटी ही है। और अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करें तो आप अपने डेली लाइफ में भी देखोगे कि हम किसी ना किसी चीज को गैस कर रहे होते हैं ना, ठीक है। तो ये सारी चीजें प्रोबेबिलिटी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी रेनिंग सीजन है तो हम मौसम को देख के कहते हैं कि क्या आज बारिश होगी, तो मे बी अगर हो बारिश या ना हो, है ना। तो वो एक प्रोबेबिलिटी है, संभावना है बेसिकली। तो कहने का मतलब प्रोबेबिलिटी का जो मीनिंग है वो तो बहुत सिंपल है और आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। तो अब बात करते हैं कि हम इस चैप्टर में सीखने क्या वाले हैं। तो बेटा हम इस चैप्टर में ये सीखने वाले हैं कि किसी भी चीज के होने या ना होने की कितने परसेंट चांस है, यानी कि उसकी संभावना कितने परसेंट है कि वो चीज हो सकती है या वो चीज नहीं हो सकती। बेसिकली हम वो परसेंटेज कैलकुलेट करने वाले हैं, वो चांस कैलकुलेट करने वाले हैं, कितना चांस है किसी भी चीज के होने या फिर ना होने का। तो उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं तो बहुत सिंपल फॉर्मूला होता है बेटा। ऊपर क्या आता है बेटा? फेवरेबल आउटकम्स आते हैं और नीचे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आते हैं, है ना। तो सिंपल फॉर्मूला आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, 9th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब प्रोबेबिलिटी में कुछ चीजें होती हैं, कुछ टर्म्स होते हैं, है ना। तो अब हम उसकी वन बाय वन पहले आपको वर्बली बात करेंगे और उसके बारे में हम सीखेंगे और उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे, है ना। तो जैसे कि मैं बात करता हूं किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी की, तो एक बात हो, प्रोबेबिलिटी के होने के लिए कोई भी एक्सपेरिमेंट होना कंपलसरी हो जाता है ना। अब आप कहोगे सर ये एक्सपेरिमेंट मतलब समझ में नहीं आया। एक्सपेरिमेंट से मेरा मतलब ये है कि जैसे कि अगर मैं कॉइन को टॉस कर रहा हूं, है ना, तो मैं प्रोबेबिलिटी बता रहा हूं कि भाई हेड आने की प्रोबेबिलिटी मैं फाइंड करना चाहता हूं। तो बेसिकली हेड आने की प्रोबेबिलिटी कब फाइंड कर रहा हूं? जब मैंने कॉइन को टॉस किया, है ना। तो फर्स्ट मैंने क्या किया कि कॉइन को मैंने टॉस किया। तो ये कॉइन को टॉस करना क्या कहलाएगा बेटा? एक एक्सपेरिमेंट कहलाएगा। तो कोई भी ऐसा काम जो हमें दो या दो से ज्यादा आउटकम्स दे उसे हम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं सबसे पहले आपको एक्सपेरिमेंट समझ में आएगा कि एक्सपेरिमेंट किसे कहते हैं। ओके, तो ये तो बात थी एक्सपेरिमेंट की। तो एक्सपेरिमेंट क्लियर होता है यहाँ पे, है। अब एक्सपेरिमेंट जब हम करते हैं तो टोटल पॉसिबिलिटी आती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने एक कॉइन को ही टॉस किया, तो टोटल पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है बेटा? या तो हेड होगा या फिर टेल होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो अब बात करते हैं ये है क्या चीज। इसको कहते हैं बेटा सैंपल स्पेस, और इसको हम डिनोट करते हैं एस से। ये क्या कहलाता है बेटा? ये कहलाता है आपका सैंपल स्पेस। तो ये सैंपल स्पेस है, जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होते हैं, बेसिकली उसको हम सैंपल स्पेस भी कहते हैं। क्लियर है? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ओके, अब देखिए अब मैं इसमें से हेड आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहता हूं। तो हेड क्या है बेटा? हेड मेरे लिए फेवरेबल हो गए आउटकम। हेड इसमें से क्या हो गए? मेरे लिए फेवरेबल आउटकम्स हो गए। तो भैया हेड वालों को मैं अलग से नाम दे दूंगा, ठीक है, दैट इज ई। ई फॉर इवेंट होता है बेसिकली। ई क्या होता है बेटा? ई फॉर इवेंट, है ना। तो इवेंट कितने भी हो सकते हैं, है ना, क्योंकि अगर मैं हेड आने की ही निकाल रहा हूं तो एक इवेंट है। लेकिन अगर मैं हेड और टेल दोनों की निकाल रहा हूं कि हेड आने की भी बताओ और टेल आने की भी बताओ, तो भैया दो इवेंट हो गए, तो इसीलिए E1 E2 भी कह सकते हैं। तो इवेंट कितने भी हो सकते हैं, वो कोई मैटर नहीं करता, लेकिन सैंपल स्पेस एक होता है ना। ओके, तो अब ये जो हमारे फेवरेबल होते हैं इसको इवेंट कहते हैं। अब बेसिकली मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम्स ये वाले हैं, यानी कि नंबर ऑफ ई और अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स का मतलब है नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो बेटा ये किस चीज की प्रोबेबिलिटी बता रहा है? ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई के होने की प्रोबेबिलिटी बता रहा है ना।
तो बेसिकली मैं आपको ये कह सकता हूं कि किस प्रोबेबिलिटी का जो शॉर्ट फॉर्मूला जो हम कह सकते हैं तो वो इस तरीके से भी कह सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिख रखा है कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो इसको हम दूसरे शब्दों में और करके ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नहीं, एन ऑफ ई, यानी कि नंबर ऑफ इवेंट है ना, और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस अपॉन में। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से बात समझ में आ गई होगी। ओके, तो यहां तक भी आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। अब हम आगे की बात करते हैं, तो इसको हटा देते हैं यहां से और आगे की बात करें तो अभी तक जो भी था वो था प्रोबेबिलिटी, है ना, तो वो मैंने आपको कोशिश की है बताने की। अब बात करते हैं एक बात हो, कोई ऐसा इवेंट भी तो होता होगा, इवेंट छोड़ो, कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट की मैं बात कर रहा हूं जो जिसकी श्योरिटी 100% हो। अब आप कहोगे सर ऐसी क्या चीज हो सकती है, यार ऐसी क्या चीज हो सकती है? अगर मैं कहूं आपसे कि आज सुबह सूरज निकलेगा, सॉरी आज सुबह तो नहीं, कल सुबह सूरज निकलेगा, क्योंकि आज तो सुबह खत्म हो चुकी है, सूरज ऑलरेडी निकल चुका है, तो कल सुबह सूरज निकलेगा, इस बात की बताओ, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो इस बात की 100% प्रोबेबिलिटी है बेटा। भाई आप जानते हो कि ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता कि भैया सूरज सुबह ना निकले, मानते हो ना बात? तो ये क्या कहलाएगा बेटा? ये श्योर इवेंट कहलाएगा। श्योर इवेंट मतलब यहाँ पे हमें 100% पता है कि ये होगा ही होगा, है ना, तो श्योर इवेंट। तो श्योर इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो बेटा 1 होती है। तो देखो द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ श्योर इवेंट इज 1। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी, है ना, श्योर इवेंट किसे कहते हैं। अच्छा, तो जब श्योर इवेंट हो सकता है तो कोई ऐसा इवेंट भी हो सकता है जो श्योर ना हो, जिसमें आप, है ना, श्योर ना हो का मतलब मेरा है इम्पॉसिबल इवेंट, जिसकी पॉसिबिलिटी ही ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि कल सूरज रात में निकलेगा, तो आप भी कहोगे सर क्या बात कर रहे हो? तो सही में यार, मतलब ये चीज पॉसिबल है, ये इवेंट हो सकता है क्या कि कल रात को सूरज निकलेगा? नहीं हो सकता ये इवेंट ना, तो ये इम्पॉसिबल इवेंट कहलाएगा। और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होगी? 0, 0 होगी। बात समझ रहे हैं ना बेटा? तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज 0। उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी, है ना। अच्छा, अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की रेंज की। तो आप देखोगे कभी भी प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 से छोटी नहीं होती, यानी कि नेगेटिव नहीं होती, और 0 हो सकती है, और 1 से बड़ी नहीं होती, 1 हो सकती है, लेकिन है। तो प्रोबेबिलिटी जो रेंज होती है वो 0 और 1 के बीच में रहती है ना। तो प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ी और 0 हो सकती है, 1 से छोटी और 1 हो सकती है ना। तो अगला पॉइंट वही है, रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी दिस एंड दिस। अच्छा, अब एक बात करते हैं, एक चीज की बात करते हैं। देखो अगर आपके पास मान लो, जैसे कि अभी मैंने बताया कि एक कॉइन को टॉस किया था हमने, तो सैंपल स्पेस आपके पास हेड और टेल आए थे। अब आपके पास हेड की प्रोबेबिलिटी अगर आप फाइंड कर रहे हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच, है ना, तो आप फेवरेबल ऊपर लिखोगे यानी कि फेवरेबल 1 है, वही एक ही इवेंट है ना फेवरेबल, और टोटल नीचे लिखोगे यानी कि 2 है। क्लियर है ये बात? तो आप कहोगे सर बिल्कुल। अगर मैं कहूं हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी में आप बेसिकली क्या कर रहे होगे, इस बात को सोचो। हेड नहीं आएगा तो जाहिर सी बात है टेल ही आएगा, उसके अलावा कोई और चांस ही नहीं है। तो इसका मतलब टेल आएगा, तो फेवरेबल मेरे लिए 1 हो गया और टोटल मेरे लिए फिर से 2 हो गया, यानी कि 1/2। अब बात यह है कि मैंने आपको ये क्यों बताई? मैंने आपको इसलिए बताई कि कई बार ऐसा होता है, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, है ना, कई बार थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन आ जाता है और आपको कई बार पता नहीं होता उस चीज के बारे में। तो आपके वहां ना ये वाली प्रोबेबिलिटी दे रखी हो और इसके ना होने की प्रोबेबिलिटी मांगी जाए, तो आप इसको दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हो, और करके प्रोबेबिलिटी ऑफ एच नॉट करके 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एच कर दो आप, तो भी आंसर आपका आ जाएगा। देखो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एच की कितनी थी? 1/2। अब 1 में से 1/2 माइनस करो तो 1/2 ही बचेगा, चेक करो, सेम आ गया, है ना। तो कहने का मतलब ये था कि मेरे को ये चीज आपको बतानी थी, तो ये हम एज अ फॉर्मूला भी ट्रीट कर सकते हैं इसको। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यानी कि कोई भी इवेंट, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट, इन दोनों का अगर मैं प्लस करता हूं तो 1 आता है। और चेक कर लो, जब मैं हाफ और हाफ नॉट को प्लस कर रहा हूं तो देखो 1 ही तो आ रहा है ना, है ना, बिल्कुल आ रहा है। तो बच्चों ये चीज भी ध्यान रखो। अच्छा, इसके अपार्ट एक और बात, इसमें जितने भी इवेंट है, मैं कह रहा हूं जितने भी इवेंट है, आप सभी इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर कैलकुलेट करते हो और उनका सम करते हो तो 1 आता है, ये बात भी ध्यान रखना। अब आप कहोगे सर कैसे, एक बार जरा बताओगे? चलो बताने की कोशिश करते हैं। यार एक बात हो, मैं अगर हेड की बात कर रहा हूं, अगर मैं एक कॉइन को टॉस कर रहा हूं तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकाल लो, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड ये आया, और प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड नॉट मतलब टेल, हेड नॉट का मतलब टेल है भाई, मानते ना, हेड नहीं आएगा तो टेल आएगा। तो हेड और टेल ये 2 ही इवेंट थे इसमें, तो मैं इन दोनों का सम कर रहा हूं तो 1 ही तो आ रहा है।
तो यानी कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉसिबल, मतलब जितने भी यहाँ पे आप सैंपल स्पेस देख रहे हैं इन सभी की अगर मैं प्रोबेबिलिटी का सम निकालता हूं तो 1 के इक्वल आता है। तो यहाँ पे ऐसी कोई बात लिखी है मैंने? नहीं लिखी नहीं है, लेकिन चलो अच्छा है, कोई बात नहीं लिखी, बट मैंने आपको ये बता दी बात, है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक कोई देखो थोड़ा सा बेसिक था, बिल्कुल ना के बराबर, है ना, थोड़ा सा बेसिक था जो आपको बताना जरूरी था। अब हम आगे चलते हैं, तो आगे चलते हैं तो बेटा सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे जो क्वेश्चंस बनते हैं प्रोबेबिलिटी पे, वो तो नो डाउट देखो किसी भी चीज पे बन सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल के तौर पर बता दिया, कल रात को सूरज निकलेगा नहीं निकलेगा, तो इस चीज पे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो क्वेश्चन तो किसी भी चीज पे बन सकता है ना, कि कल हमारी वीडियो अपलोड होगी नहीं होगी, इस चीज पे भी बन सकता है ना। तो कल हम लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे नहीं करेंगे, इस चीज पे भी बन सकता है। तो कल आप लोग पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे, इस चीज पे भी बन सकता है। मतलब आप प्रोबेबिलिटी को किसी भी चीज पे कर सकते हो, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। लेकिन कुछ तो ऐसा होगा जो एग्जाम में फेवरेबल चीजें होंगी जो पूछी जाती हैं, तो उनमें से मैं बात कर रहा हूं। वैसे तो प्रोबेबिलिटी किसी पे भी हो सकती है, लेकिन ऐसे 4 केसेस हैं जिसमें प्रोबेबिलिटी जनरली पूछी जाती है ना। तो देखिए किस किस पे, तो हम बात कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी की। तो प्रोबेबिलिटी बेसिकली इन चारों पे होती है ना। नंबर 1, जनरली क्वेश्चंस आपके कॉइन के ऊपर आते हैं, है ना, कॉइन्स। और नंबर 2, डाइस के ऊपर भी आपके क्वेश्चन आते हैं। और नंबर 3, आपके क्वेश्चन कार्ड्स के ऊपर आते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन, है ना। और नंबर 4, आपके क्वेश्चन बॉल्स के ऊपर आते हैं। तो बेटा बेसिकली ये 4 फेमस टर्म्स हैं जिसमें जनरली क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं ना। तो उम्मीद करता हूं कि ये बात भी आपको समझ में आएगी। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि इन चारों पे ही आएंगे, इसके अलावा किसी पे नहीं आ सकते। क्वेश्चन किसी पे भी आ सकता है, लेकिन ज्यादातर इसके ऊपर आते हैं। तो इनके बारे में हमें डीपली जानना बहुत जरूरी हो जाता है ना। ओके, तो इनके बारे में हम क्या पढ़ने वाले हैं? देखो अभी आपको मैंने जैसे कि छोटा सा एक एग्जांपल लिया कि कॉइन को टॉस किया फलाना ढिमकाना, तो उसके ऊपर मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन लिया था, और उस केस में आपने देखा कि आप इजीली सब कुछ बता पा रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी, है ना। लेकिन आपने एक चीज ऑब्जर्व करी कि आपको अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फेवरेबल और टोटल चाहिए। तो बेटा टोटल कब आएगा? जब आपके पास सैंपल स्पेस आएंगे तभी ना आएगा टोटल। तो सैंपल स्पेस में से हमने फेवरेबल को ढूंढना पड़ेगा। तो कुल मिला के एक ही मुद्दा नजर आता है, वो है सैंपल स्पेस का। तो मेरे भाई जब तक सैंपल स्पेस नहीं आएगा मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, है ना। तो मेरे को सबसे पहले जो नीड है वो है बेटा सैंपल स्पेस की। तो मैं सैंपल स्पेस के रिगार्डिंग बात करने वाला हूं आप लोगों से। तो देखो सैंपल स्पेस में भी मैं पहली टर्म ले लेता हूं, नंबर 1, दैट इज कॉइन, है ना। तो कॉइन्स की हम बात करने वाले हैं इनमें से। अच्छा, अब अगर मैं कॉइन्स की बात कर रहा हूं तो मैं आपको बहुत बहुत बेहतरीन बहुत बढ़िया ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आप कभी गलती नहीं करोगे कॉइन्स को कैलकुलेट करने में, है ना। तो देखिए अब मैं आपको 1 बाय 1 एग्जांपल देता हूं। जैसे कि पहला एग्जांपल लिया, अ कॉइन इज टॉस। एक कॉइन को टॉस करते हैं, तो सैंपल स्पेस की बात कर रहे हैं। अच्छा, अब सैंपल स्पेस की बात कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक समस्या है। समस्या पता है क्या है? जब मैं एक कॉइन टॉस कर रहा हूं ना तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब मैं 4 कॉइन टॉस कर रहा हूं तब मेरे को दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि एक कॉइन में मैं जानता हूं, मैं क्या सब जानते हैं कि हेड और टेल के सिवा कुछ नहीं आता। अच्छा, जब भी हम कॉइन की बात करें तो एक फेयर कॉइन है, शोले मूवी वाला कॉइन नहीं जिसमें हेड है, ठीक है। तो फेयर कॉइन समझते हो ना, मतलब जिसमें इक्वली चांस होते हैं दोनों चीजें आने के ना। ओके, तो उसको फेयर कॉइन कहते हैं। तो अ कॉइन इज टॉस्ड वंस, है ना, एक कॉइन को टॉस किया गया एक बार। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस की बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको नंबर ऑफ सैंपल स्पेस निकालने पड़ेंगे, दैट इज n ऑफ s। अब इसकी बात करते हैं कि सर ये कैसे पता लगा। तो देखो आपको सबसे पहले जिस चीज को भी टॉस करने जा रहे हो उसको देखो हाथ में लेके। मैंने देखा कि 2 ही फेस नजर आए मेरे को इसके, तीसरा कोई फेस नहीं था कॉइन का, है ना। तो कॉइन में 2 फेस थे, तो इसीलिए मैंने जितने फेस थे यानी कि नंबर ऑफ फेसेस उसको रखा बेस पे, और जितने नंबर ऑफ कॉइन्स या फिर जितने नंबर ऑफ टॉसेस हैं उसको मैंने लिख दिया पावर में। तो कितना आ गया बेटा? 2 आ गया। तो यानी कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस निकालने का ये फॉर्मूला बन गया कि 2 की पावर n कर लो, तो 2 की पावर 1 यानी कि 2 ही आ गया। बात समझ गई? यहाँ पे n क्या है बेटा? n यहाँ पे नंबर ऑफ कॉइन्स भी हो सकता है, n यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायल्स भी हो सकता है कि कितने ट्रायल करे हैं आपने, है ना। एक कॉइन को 4 बार उछाल दिया या फिर 4 कॉइन को 1 बार उछाला, मतलब एक है। बात को समझो, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे को ये पता लगाना था, तो मैंने ये पता लगा दिया। अब मेरे को सैंपल स्पेस लिखने में कोई हर्ज नहीं है। मैं जानता हूं कि हेड और टेल के सिवा ये 2 पॉसिबिलिटी यही होती है, इनके सिवा कोई और पॉसिबिलिटी होती ही नहीं है। तो उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से बात समझ में आ गई। ओके ओके, अच्छा एक और कुछ वो लेते हैं एग्जाम्पल।
2 coins are tossed। भाई अब यहां पे मैंने 2 कॉइन को टॉस कर दिया। देखो 2 कॉइन को टॉस कर रहा हूं या अ कॉइन टॉस 2 टाइम्स, बात एक ही है। एक कॉइन को 2 बार टॉस करो या फिर 2 कॉइन को टॉस करो, मतलब एक ही। इसका मतलब कंफ्यूज नहीं होना है आपने। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या होंगे बेटा, फॉर्मूला वही है 2 की पावर n, क्योंकि 2 फेस है तो 2 की पावर यहाँ पे n की वैल्यू 2 है, क्योंकि 2 कॉइन को टॉस कर रहे हैं। तो बेटा ये 4 आ गया, 4 आ गया ना। अब सैंपल स्पेस लिखते हैं चारों कौन कौन से होंगे। अच्छा यहाँ से मैं आपको समझाना चालू करता हूँ कि जो मैं ट्रिक बताना चाह रहा था। बेसिकली 2 कॉइन हो 3 कॉइन तक भी आपको कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन समस्या शुरू हो जाती है 4 कॉइन का अगर आ जाए तो क्वेश्चन। तो उसके लिए बेसिकली ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको ना। तो देखो आपने यहाँ पे पता लगा लिया कि आपके टोटल कितने आने हैं बेटा, टोटल 4 आने हैं। 4 का आधा कर दो, 4 का आधा कितना हुआ बेटा, 2 हुआ। तो 2 बार हेड लिख दो ऐसे करके, बचे हुए 2 बार टेल लिख दो। फिर 2 का आधा कर दो, एक बार हेड लिख दो, एक बार टेल लिख दो, एक बार हेड लिख दो, एक बार टेल लिख दो। बदले चारों चेक कर लो। तो यहां से फेयर कर लो, एच 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 टी टी एच और टी टी। ठीक है, थोड़ा सा इसको जगह कम पड़ गई। दैट्स इट। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ रही होगी। खैर ये तो बहुत इजी था, तो यहाँ पे तो खैर ये ट्रिक लगाने का कोई मतलब बनता नहीं। लेकिन अब 3 कॉइन का लेते हैं एग्जाम्पल, और उसमें आपको बहुत अच्छे से बात समझ में आएगी कि ट्रिक लगानी चाहिए या फिर नहीं लगानी चाहिए, है ना। ओके देखिए तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि 3 कॉइन को टॉस करूं या 1 कॉइन को 3 टाइम्स टॉस करूं, मतलब एक है, यानी कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, तो सबसे पहले नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो बच्चों जब भी नंबर ऑफ सैंपल स्पेस की बात होगी तो 2 की पावर n यहाँ पे 3 है, चेक कर लो, और 2 की पावर 3 यानी कि 8 होता है। अब सैंपल स्पेस की बारी आ रही है। अब यहाँ पे 8 निकालने में मुझे पता है कि 8 आप इजीली निकाल लोगे, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है ना। तो मैं यहाँ पे सलाह दूंगा कि आप यहाँ पे जो मैंने अभी ट्रिक बताई है उसका यूज करो। देखो ट्रिक क्या है, आपको ये पता चल गया ना, टोटल 8 आने हैं। 8 का आधा करो 4, 4 बार हेड लिख दो, 1 2 3 4, बचे हुए 4 बार टेल लिख दो, 1 2 3 4, 4 का आधा कर दो 2, तो 2 बार हेड 2 बार टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल, फिर 2 का आधा कर दो, एक बार हेड 1 बार टेल, एक बार हेड 1 बार टेल, एक बार हेड 1 बार टेल, एक बार हेड 1 बार टेल। हो गया कंप्लीट। दैट्स इतना इजीली और इतना क्विक फास्ट कर दोगे आप एकदम, है ना। अब आप इसको फेयर कर लो चाहो तो ट्रिपल एच था पहला, एच एच टी था, और गलती होने का कोई चांस नहीं, एच टी एच था, एच टी एच क्या एच टी टी था, एच टी 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 एच एच, टी एच एच क्या टी एच टी, टी एच टी के बाद टी टी एच, नीचे लिख दो चलो, टी टी एच, टी टी एच क्या ट्रिपल टी, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 हाँ जी कंप्लीट। ठीक है, चेक कर लो, और उम्मीद करता हूं कि आपको बात बहुत अच्छे समझ में आई होगी। और मैं फिर कह रहा हूं क्या कि ट्रिक याद रखना। चलो एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं खुद से करने के लिए, चौथा ये आप करके बताना, और अगर बाई चांस आपसे ना हो तो कमेंट कर देना, मैं आपको अगली वीडियो में करा दूंगा। तो देखो ये है बेटा 4 coins are tossed। ठीक है, 4 कॉइन को टॉस किया है, तो आपने इसमें नंबर ऑफ सैंपल स्पेस और सैंपल स्पेस कैलकुलेट करके बता दें। तो ये था थोड़ा सा इंट्रो अबाउट कॉइन्स के बारे में। तो कॉइन्स के हम सैंपल स्पेस को जनरली कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं उसके बारे में, और उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। अब हम बात करने वाले हैं डाइस देन कार्ड्स देन बॉल्स की, है ना। तो बिफोर दैट मैं आपसे कहूंगा कि वीडियो पॉज करके नोट कीजिए, क्योंकि मेरे को डाइस के लिए थोड़ा सा स्पेस तो चाहिए होगा ना। चलिए फटाफट से तो बच्चों देखते हैं अब नंबर 2 डाइस, है ना। तो डाइस आप लोग सभी जानते हो कि डाइस कैसी सी होती है ना, इसमें तो कोई शंका है नहीं। डाइस बेसिकली क्यूब शेप की होती है, और डाइस के 6 फेसेस होते हैं, हर फेस पे एक नंबर होता है, एक पे 1, एक पे 2, एक पे 3, एक पे 4, एक पे 5, एक पे 6, है ना। इस तरीके से लूडो सब जने खेलते हो, तो डाइस के बारे में मतलब ऐसा कुछ नहीं कि आप लोग नहीं जानते हो, जानते हो ना। अरे भैया बिल्कुल जानते हो यार, महाभारत टाइम से चली आ रही है यार, 64 तो आपने सुना ही होगा। चलिए ठीक है, तो देखिए डाइस के बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली हमारी समस्या सिर्फ और सिर्फ सैंपल स्पेस को लेकर है। अगर हमने सैंपल स्पेस को फाइंड करना सीख लिया
तो हम प्रोबेबिलिटी बहुत इजीली बता सकते हैं। और अभी आप ये सारी चीजें क्वेश्चंस में भी देखोगे जब हम क्वेश्चंस को करेंगे तो, है ना। तो फिलहाल सैंपल स्पेस के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो चलिए एग्जाम्पल लेते हैं फिर, है। तो पहला एग्जाम्पल है अ डाइस इज थ्रोन, ठीक है, वंस, मतलब एक बार, है। ओके, तो जब हम एक डाई थ्रो कर रहे हैं तो पहले हम बात करते हैं नंबर ऑफ सैंपल स्पेस की। तो बेटा यहाँ पे होता है 6 की पावर n फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पे 6 फेस है ना, वहां पे 2 फेस तो 2 की पावर n था, यहाँ पे 6 फेस है तो 6 की पावर n, ठीक है, बात को समझो। तो जब एक डाई थ्रो कर रहे हैं तो नंबर ऑफ ट्रायल तो 1 हो गया, तो 6 की पावर 1 यानी कि 6 ही आएगा। क्लियर। अब सैंपल स्पेस निकालने 6 बहुत आसान है। अब जानते हैं या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा या 5 होगा या फिर 6 होगा, इसके अलावा कोई और नहीं हो सकता, है ना। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात बहुत अच्छे समझ में आई होगी। अब सेकंड एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट में तो कोई दिक्कत ही नहीं। सेकंड लेते हैं कि 2 डाइज आर थ्रोन। ओके, 2 डाई को जब हमने थ्रो किया तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस की बात करते हैं, दैट इज 6 की पावर 2 यानी कि 36, है ना। अब ये 36 समझ रहे हो, 36 बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो ये कैसे निकाले, है ना। यहाँ पे थोड़ी सी समस्या है। तो देखो यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं, वो काम ये है कि हम यहाँ पे ना काउंटिंग लिखेंगे। देखो 1 2 3 4 5 और ये 6। सेम यहाँ पे भी लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। अब इन काउंटिंग के सामने हमने बस फिल करना है नंबर, है ना। तो देखिए फिल कैसे करते हैं, जैसे कि इसके सामने अगर मैं फिल करूँगा तो यहाँ से भी 1 आ गया और यहाँ से भी 1 आ गया। सेम यहाँ पे करूँगा तो 1 और 2 आ गया, चेक कर लो। यहाँ पे करूँगा तो 1 और 3 आ गया, ठीक है, 1 4 आ गया, यहाँ पे 1 5 आ गया, 1 6 आ गया। उम्मीद करता हूँ कि कोई डाउट नहीं होगा, है ना। अब इसके सामने करता हूँ, देखो 2 और यहाँ से 1, चेक कर लो 2 1 आएगा नहीं आएगा। फिर यहाँ पे 2 2 आएगा, चेक कर लो 2 3 आएगा, 2 4 आएगा, 2 5 2 6, देन 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4, then 4 5 और 4 6। ओके, सिमिलरली 5 1, भाई कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, देखो सिंपल है बिल्कुल। 5 2 5 3 5 4 5 5 एंड 5 6। अब लास्ट वन इज 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5, लास्ट वन 6 6। और ये आपके 36 कंप्लीट हुए। देखो एक रो में 6 है ना, लेकिन इनके बीच में कॉमा लगा देना बेटा, है ना, क्योंकि अगला क्या कहते हैं इसको, ऑब्जेक्ट जब आता है तो बीच में कॉमा लगा देते हैं ना। तो यहाँ पे कॉमा लगा दीजिए आप, ज्यादा बेटर रहेगा। ओके, वो तो लास्ट ही है। तो उम्मीद करता हूं बच्चों ये 36 निकालने भी आपको समझ में आ गए होंगे। अब किसी बच्चे के मन में अगर ये डाउट आ रहा है कि सर अगर 3 बार डाइस को थ्रो कर दिया जाए, तो अगर बेटा 3 बार थ्रो किया तो 6 की पावर 3 यानी कि 216, और 36 निकालने में हालत खराब हो गई तो 216 में पूरा बोर्ड भर जाएगा मेरे बच्चों, तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो 216 पे हम नहीं जाएंगे। इनफैक्ट वो क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन अगर आता भी है तो उसके लिए आपको 216 लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। तो वो आपको क्वेश्चन में मतलब कुछ हिंट मिल जाती है, कुछ पता चल जाता है कि हमने किस तरीके से उसको करना है। ऐसा क्वेश्चन 12th क्लास में
है ना, 12th क्लास में है, लेकिन आपके कोर्स में नहीं है, तो आप बेफिक्र रहिए। 12th क्लास में जैसा भी है हम उनको उनके तरीके से समझाते भी है ना। तो 216 नहीं लिख के दिखाएंगे, चाहे वो 12th के बच्चे हो चाहे वो 10th के बच्चे हो, है ना। तो 216 नहीं लिखने। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से बात समझ में आ गई होगी। अब आप फटाफट से वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए भैया। अब नंबर 3 यानी कार्ड्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ, मैंने वो सब मिटा दिया है, रफ कर दिया है, क्योंकि मेरे को इसके लिए अच्छा खासा स्पेस चाहिए होता है ना। तो कार्ड्स बेसिकली 52 होते हैं, ठीक है। कार्ड्स की नॉलेज होनी चाहिए, और मैं आपको ये सलाह देता हूँ, ये कार्ड्स खेलने बैठ जाओ, पापा मारेंगे बहुत। कार्ड्स खेलना नहीं है, सिर्फ नॉलेज होनी चाहिए आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन बनता है उसके ऊपर। तो कार्ड्स बेसिकली 52 टोटल कार्ड्स होते हैं, जिसमें से आधे यानी कि 26 कार्ड्स जो होते हैं वो ब्लैक होते हैं, ठीक है, और 26 जो होते हैं वो रेड होते हैं। अब ये जो 26 आप देख रहे हैं, इनमें से भी इनकी डिवीजन हो जाती है आगे, ठीक है। कैसे डिवीजन होती है देखिए, और यहां पे भी आपकी ओके। तो देखिए ये जो 26 थे ब्लैक, इनमें से 13 में डिवाइड हो जाते हैं। तो जो 13 बनते हैं वो स्पैड के बनते हैं, ठीक है। कितने? 13। और जो 13 बनते हैं वो क्लब के बनते हैं, ओके। और यहाँ पे जो आप 13 देख रहे हैं, मैं इसको थोड़ा सा और हल्का ऐसा साइड में ले लेता हूँ। तो यहाँ के जो 13 है उसको देखेंगे हम, तो रेड में से जो 13 होते हैं वो हार्ट के होते हैं, और 13 जो होते हैं वो डायमंड के होते हैं, ओके। तो कुल मिला के 52 कार्ड्स इस तरीके से आपको डिवाइड कर रखे हैं ना। अब बात करते हैं, जो 13 कार्ड्स आप देख रहे हैं, इनमें कौन कौन से इंक्लूड होते हैं। तो बच्चों इनमें इंक्लूड होते हैं एज, ठीक है, चारों में होगा, चलो मैं लिख देता हूं। एज यानी कि इक्का, जो सबसे बड़ा कार्ड होता है, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन जैक, देन क्वीन, देन किंग। सिमिलरली यहां पे भी 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन जैक, देन क्वीन, लास्ट वन इज किंग, ओके। 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जैक, क्वीन और ये किंग, ओके। लास्ट है ये वाला, और देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जैक, क्वीन और ये किंग, ओके। अब ये जो आप लास्ट के 3 कार्ड्स देख रहे हैं ना डच में, ये वाले, इनको हम कहते हैं बेटा फेस कार्ड। क्या कहते हैं इनको? हम यहाँ पे लिख देता हूं मैं, फेस कार्ड। इन पे ना चित्र बना होता है, तो ये वाले कहलाते हैं फेस कार्ड। तो फेस कार्ड्स टोटल कितने होते हैं चेक करो आप, 3 1 में तो 12, और 12 में से 6 जो है वो ब्लैक से आए हैं, और 6 जो है वो रेड से आए हैं, और 6 ब्लैक में से 3 जो है वो स्पैड से, 3 क्लब से, और 6 रेड में से 3 हार्ट से और 3 डायमंड से। उम्मीद करता हूं कि बात आपको समझ में आई होगी अच्छे से। आप फटाफट से वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए। तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि आपने इसको नोट कर लिया होगा। और इसके बाद एक टॉपिक और बचा है हमारा बॉल्स का, और बेसिकली बॉल्स में बताने के लिए कुछ होता नहीं, क्योंकि उसके सैंपल स्पेस अगर आप देखो तो उसमें होता क्या है कि बेसिकली एक बैग होता है, उस बैग में हम 3-4 टाइप के डिफरेंट कलर्स की बॉल्स रख देते हैं, और उस पर प्रोबेबिलिटी बनती है। तो उसका कोई सैंपल स्पेस कुछ खास है नहीं उसमें सीखने के लिए। लेकिन ये जो कार्ड्स मैंने बताया, डाइज और कॉइन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप, मैं कह रहा हूँ, इसको आप रट लेना एक तरीके से, ये आपके माइंड में रहना चाहिए अगर प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन सही करना चाहते हो तो। अच्छा, तो अब ऑलमोस्ट इसका जो इंट्रो था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, बट हमने अभी एग्जांपल्स नहीं करे हैं, तो हम इसके एग्जांपल जो है वो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। और समय हो चुका है आपसे अलविदा कहने का, सो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।